नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं, घड़ी चेक कर लीजिए। तो क्लास आपके सामने, जैसा कि आप लोगों से बताया गया था। तो अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, जी भैया बहुत सारे स्टेट एग्जाम लगे हुए हैं। यूपी पीसीएस सामने है, एमपी पीसीएस सामने है। जी भैया अभी हाल ही में जो है यूके पीएससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड। अभी हाल ही में झारखंड का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है आ गया, फॉर्म भी आ गया, लगभग डेट भी चली गई। बीपीएससी का भी यहाँ पर आप लोग के सामने 70वीं जो है बीपीएससी की परीक्षा यहाँ पर आप लोग के सितंबर के आसपास होने वाली है। अन्य सभी राज्यों की यहाँ पर जो धीरे धीरे होती रहती हैं, तो बहुत सारे छात्र है कहीं ना कहीं ट्राई करते रहते हैं कि कहीं तो नौकरी मिल जाए। तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर है। यहाँ जो आपके प्रश्न आ रहे हैं, दरअसल आप उन सभी पेपरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इतना तो पूछ लेता है कि आपको उसके बारे में थोड़ा मोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इतना भी वन डे एग्जाम तो नहीं पूछता, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। तो उसी तरह के प्रश्न, जी भैया सेम उसी तरह के प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोग पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब डेली यहाँ शाम को 6 बजे क्लासेज मिलेंगी, जो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स तमाम तरह की होंगी, जो आपकी पूरी सिलेबस के हिसाब से होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आरओ की भी जो यहाँ पर यूपी वाले हैं तैयारी कर रहे हैं, जो री एग्जाम होना वो वाले भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलिए भैया समय ना गवाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप सभी को यहाँ पर वेरी वेरी गुड नून, आफ्टरनून, ओके, शायद नून, माफ करिए। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है, इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, बताइए। बहुत न्यूज में सुन रहे होंगे, काफी न्यूज में आ रहा होगा ना, एकदम बैक टू बैक की इलेक्टोरल बॉन्ड से, इलेक्टोरल बॉन्ड सो स्कैम है, ये है वो है। देखिए एट अ पॉइंट इसे स्कैम कहना गलत होगा। स्कैम क्या होता है? एक भ्रष्टाचार होता है, इट्स नॉट अ स्कैम। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इस पूरी चीजें सामने आ रही हैं वो एक छलावा है। छलावा मतलब क्या है कि जैसा चीजें कही गई ये वैसा नहीं है, ठीक है। तो एक झूठ है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक झूठ है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कहा वो चीजें वो नहीं है। लेकिन बट स्कैम नहीं, स्कैम नहीं कह सकते, स्कैम थोड़ा एक अलग चीज हो जाती है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है पढ़ लिए, क्या जवाब है आपका? कुछ आया जवाब? नहीं आया? तो चलो इसका सही जवाब क्या है जी भैया। देखो आप कथन पढ़िएगा, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए करंट अफेयर्स क्लास मेरी थोड़ी सी ऐसी होती है ना, मैं उसमें चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। मैं उसमें वन लाइनर या टू लाइन नहीं लेकर चलता, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कि करंट अफेयर्स अगर आप सोचो कि रट लूं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। करंट अफेयर्स को पढ़िए, समझिए, यही करंट अफेयर्स है, क्योंकि आपके सामने रोज होती रहती है। इसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए, बस यही सही तरीका है। तो देखो इसे 2017-18 के बजट में जो है घोषित किया गया था। पहला पॉइंट यहां पर आपका क्या था? 2016-17 यानी क्या हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चुनिंदा शाखाओं में ही उपलब्ध रहता है। यहां पर क्या कह रहा है कि चुनिंदा शाखाओं में उपलब्ध, जी यानी कि दूसरा कथन सत्य हो गया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इसके अंतर्गत रुपए 20,000 से कम के अगर आप दान करते हैं तो राजनीतिक पार्टियों को उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? 2,000 से कम होने पर भी क्या होता है? बताने की जरूरत होती है? नहीं होती भैया, बिल्कुल नहीं। तो केवल 2 जो है यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का सही जवाब है। ये माफ करेगा, यहां पर 2,000 होना चाहिए था, ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि अगर आप 2,000 से कम अगर चंदा दे रहे हैं तो आपको उसके बारे में दानकर्ताओं की जानकारी पार्टियों को बताने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। क्लियर? चलिए माफ करिएगा, यह 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ के गुणक में बेचा जाता था। जी भैया, इसमें मतलब आप एक ना 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 ऐसे जो है होता था। मतलब 1,000 के नीचे था ही नहीं, इतना जान लो, ठीक है। यह जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में केवल 10 दिनों के लिए जो है ओपन होता था, उसी में खरीदते थे। और इसमें कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो है कितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकती थी। इसमें रोक नहीं थी, आप कितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, चाहे आप पर्सन हो चाहे आप कंपनी हो, ठीक है। ये पॉइंट आप समझिए। यहां से देखो इतनी चीजें, इसमें एक चीज और, जो व्यक्ति खरीदना है उसे केवाईसी कराना, जैसे आप केवाईसी कराते उसे आपको वहां पर शाखा में आपको केवाईसी कराना होता था, ठीक है। समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने बच्चों में इलेक्टोरल साक्षरता के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? जी भैया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है समझौता किया है एक मंत्रालय से, चारों में से, कि हम बच्चों को जो है शिक्षा, क्या नाम है, कि इसके बारे में बताएंगे। होता क्या है, आप देखेंगे कि आदमी 18 साल तो पार कर लेता है, लेकिन उसको वोट डालने में इंटरेस्ट नहीं होता, कहता है क्या जाए, मतलब वो एक होता नहीं है कि फायदा क्या है मुझे, वही सोचता है कि वोट देने से फायदा क्या है मुझे। तो ये सब चीजों के जागरूकता के लिए वो सब चीजें जो है कर रहा है। तो चलिए आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, बी इसका सही जवाब। अगर आपका बी जवाब था तो सही है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसमें क्या है, सभी क्लासरूम में इलेक्टोरल साक्षरता पर चर्चा की जाएगी और कक्षा 6 से 12 तक के जो पाठ्यक्रम है उसमें जो है वोटर साक्षरता और इलेक्टोरल साक्षरता को जो है शामिल किया जाएगा। खास करके जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 11-12 है उनमें एक लोकतंत्र कक्षा स्थापित किया जाएगा, जहां पर क्या वोटर शिक्षा सामग्री और उससे संबंधित कार्यकलाप साल भर होते रहेंगे। ठीक है, और निर्वाचन आयोग ने 2016 से 2025 तक इलेक्टोरल साक्षरता के लिए एक प्लान बना, यानी कि उन्होंने कहा था कि 2016 से यानी 10 साल के उन्होंने प्लान बनाया था कि हम इंडिया में इसको बहुत ही व्यापक तरीके से लेकर जाएंगे कि आपके बच्चों को स्कूल स्तर पर और क्या कहते हैं सोशल साइट्स के जरिए, प्रचार के जरिए हम सबको क्या करेंगे, इलेक्टोरल के बारे में जानकारी देंगे, इससे लोग बढ़कर आगे हैं। अगला प्रश्न, 2019 के नए कानून के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त का कार्यकाल निम्न में से होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्या नाम है 2019 का आरटीआई जो होता था, ठीक है, उसमें जो है चेंजेस किए गए थे। तो चेंजेस करने के बाद ये हुआ था कि जो ये नियुक्ति होगी, ये नियुक्ति केवल केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, पहले थोड़ा प्रोसेस अलग था, तो अब वो पूरे केंद्र सरकार के रहमो करम पर होगा। ठीक है, तो यानी कि पारदर्शिता में पहली कमी आप जान के चले। जब और मतलब वही है कि आपकी जानकारी उसे देनी है, अब आप उसे ही नियुक्त कर रहे हो, तो वो आपकी पूरी जानकारी देने से पहले 4 बार सोचेगा ना कि मुझे तो इन्होंने ही नियुक्त किया, मैं कैसे पूरी जानकारी दूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, काफी मैटर करता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, दे दिया जवाब। अब देखो इसमें संशोधन के उपरांत ये हुआ कि जो इनका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है और ये भी प्रावधान किया गया है कि इन दोनों का सैलरी और कार्यकाल जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी भैया आपको अच्छे से रहो, ठीक है। इससे पहले क्या होता था ना, 5 साल ऑफिस या फिर आपकी उम्र 65 साल हो गई, दोनों में से जो पहले होता था उसी आधार पर जो है आपका कार्यकाल निर्धारित होता था। लेकिन अब क्या है, 3 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया, बताइए भैया। मतलब वहां पर एक कहा गया कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इसके लिए जो है वहां की विधानसभा में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के एक जो है प्रस्ताव पास किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, आइए थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं, क्योंकि थोड़े से जानने से करंट अफेयर्स नहीं होता है। तो बिहार कैबिनेट ने, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार ने जो है विशेष राज्य के दर्जे के लिए यहां पर पास किया था, जिसे केंद्र के पास भेज दिया है। अब केंद्र उस पर सहमति दे दे तो बात अलग है। अभी तक कुल 11 राज्यों को यह दर्जा दिया गया है और इसकी शुरुआत अगर देखेंगे तो 1969 में जो 5वां वित्त आयोग था उसके सलाह पर 1969 में 5वें वित्त आयोग ने सलाह दी थी कि आप ऐसा करिए, इससे उन्हें कुछ जो है स्पेशल चीजें मिलेंगी। इसमें विशेष राज्य दर्जा मिलने पे क्या होता है, 90% जो खर्चा होता है कोई भी प्रोजेक्ट का वो केंद्र सरकार उठाता है और 10% जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अब विशेष राज्य दर्जा मिलने के लिए कई तरह की शर्तों को आपको जो है क्या कहते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए तभी होता है। ठीक है, और उसके लिए कुछ शर्तें होना चाहिए उस राज्य में जरूरी। आप उन शर्तों के बारे में ना जानिए, नहीं पूछता आपके सिलेबस में, यूपीएससी देते तो भले पूछता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शहरी मंत्रालय ने शहरों के संबंध में, ठीक है, शहरी मंत्रालय ने शहरों के संबंध में विकास और वर्तमान स्थिति की जानकारी के लिए किस पोर्टल का उद्घाटन किया, बताइए। मतलब शहरों की क्या स्थिति है, वहां पर कैसे डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं, ठीक है, वहां डेवलपमेंट की स्थिति क्या है, कितना और डेवलपमेंट किया जाना है, इसके लिए पूरा एक जो है डैशबोर्ड बनाया गया है। डैशबोर्ड पे क्या होगा, हर चीजें बताई जाएंगी, क्या हुआ था, क्या है, क्या होना चाहिए। एक पूरा प्रोजेक्शन आपको वहां देखने को मिलेगा, एक पूरी रियल सिचुएशन, रियल टाइम सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इसका सही जवाब क्या है,
तो चलिए दोस्तों यहां पर आपको मैं बताता हूं। तो आईना डैशबोर्ड उसका नाम है जी भैया। इसका सही जवाब क्या होगा? आईना डैशबोर्ड। तो डी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर। अगले देखो क्या, इसमें 5 प्रमुख क्षेत्रों के जरिए शहरों की निगरानी की जाएगी जी भैया। 5 इन्होंने एरियाज देख लिए जिनसे करेंगे। पहला क्या है कि वहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक चीजें कैसी चल रही, यानी कि वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस सिस्टम कैसा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है। ठीक है, दूसरा क्या है, वहां की वित्तीय स्थिति कैसी है, मतलब वहां पर किस प्रकार से उस शहर में वित्त की स्थिति, मतलब जो फंड जा रहा है कैसा है, वहां फंड और बढ़ाया जाना चाहिए, या वहां शहर से फंड का कलेक्शन कैसा जो टैक्सेस के जरिए आता है। कार्य योजना यानी वहां प्लानिंग कैसी हो रही है, प्लानिंग कैसी हो रही है। नागरिक केंद्रित शासन जी भैया, मतलब वहां पर जो योजनाएं आ रही है क्या वो जो वहां के शहरों के लोगों की हिसाब से है कि नहीं है। और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति, क्या मतलब जो वहां पर बेसिक चीजें हैं जो आपको दी जानी चाहिए एक शहर के नागरिकों को, वो दी जा रही है कि नहीं, उसमें क्या दिक्कतें हैं क्या कैसे, इन सारी 5 चीजों को वहां पर जो है क्या क्या एड्रेस किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कैंडिडेट और चुनाव प्रबंधन की संपूर्ण व्यवस्था के लिए किस नए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को तैयार किया? जी भैया चुनाव आयोग ने तैयार किया। आपको पता है मैं क्यों पूछ रहा हूं, ये सब प्रश्न आप समझिए। आपके चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, चुनाव आयोग जो कुछ संबंधित प्रश्न वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेरी बात समझने का प्रयास करिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं प्रश्न आप मेरी क्लास में देखेंगे। पहली बात तो उतना जितना आपसे पूछा जाता है और उतना जितना आपको जानना चाहिए। दूसरा क्या है कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं उनको मैं चुन कर लाता हूं। मैं ऐसे भंडारा नहीं लेकर के आता हूं। ये मेरे करंट अफेयर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ी सी सिलेक्टेड पॉइंट्स में लेकर के आता हूं। ठीक है, क्योंकि होमवर्क करना होता है। अब इसमें होमवर्क करने की जरूरत होती है करंट अफेयर्स में। इसका सही जवाब क्या है? इनकोर। ठीक है, तो यहां पे इसका सही जवाब क्या है? इनकोर। ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए इनकोर का फुल फॉर्म क्या? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। इसमें क्या होगा ना कि क्या हो रहा है ये तुरंत जो है आप उस पे जो है देख सकेंगे। इसमें जो रिटर्निंग अधिकारी से लेकर काउंटिंग तक सारी चीजें जो है इस इनकोर ऐप या सॉफ्टवेयर जो मतलब पोर्टल, इससे आप देख सकेंगे। इसमें से फायर ब्रिगेड, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, पर्यावरण विभाग आदि से नो ऑब्जेक्शन जो प्रमाण पत्र लेना होता है, जैसे आपको जब रैली वैली करनी होती है ना, तो रैली वैली के लिए इन सबसे नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र लेना होता है, तभी आप रैली करा सकते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो राजनीतिक पार्टी है उनके लिए, और उनके जो कैंडिडेट होते हैं उनको करने के लिए होता है। ठीक है, और रोड शो अगर आपको करना होता है तो भी आपको अन्य चीजें करनी होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको अब इस ऐप के जरिए जो है उस कैंडिडेट, उस पॉलिटिकल पार्टीज को सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो उसमें अधिकारी काम कर रहे हैं वहां भी चीजों को थोड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए भी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फिल्मों के चोरी, जी भैया जिसे क्या कहते हैं? पायरेसी, जो आप लोग देखते नहीं हो, कहीं कहीं आप लोग डाउनलोड करके देख लेते हो कि फिल्म रिलीज हुई 2 दिन में आपके पास आ गया, तो आप लोग को क्वालिटी नहीं अच्छी मिलती, बेसिकली पायरेसी होती है। ठीक है, बहुत घाटा होता है उससे। क्या करोगे? आपको दिख गया, आपको तो अपने से मतलब है, उनको क्या, आपको तो लग रहा है करोड़ों कमा ही रहे। सोचो अगर पायरेसी ना हो कितना और कमाल, क्योंकि फिल्मों को देखने वाले, चाहने वाले अभी भी बहुत है। इसको रोकने के लिए नियम आया है, उस नियम के अनुसार कितने घंटे के अंदर इस कंटेंट को सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाना होगा? जी भैया उसमें ये आया है नियम के अनुसार। चलिए आप पहले इसका देखिए, इसका जवाब आपको क्या लग रहा है बताइए, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? समझिए, बताइए, मैं आपको जवाब देता हूं। दे दिए जवाब। देखो इसमें क्या है, एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। नए नियम से अनुसार एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो उसके संबंध में कंप्लेंट्स को सुनेगा। मतलब अगर कोई कह रहा है कि भैया मेरी मूवी पायरे मतलब चोरी हो गई है, उसकी पायरेसी हो रही है, तो सुनेगा वो अधिकारी। और अगर वो बात सत्य पाई जाएगी तो 48 घंटे के अंदर उससे संबंधित सभी कंटेंट्स को सभी जगह से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो कितने घंटे के अंदर माय डियर? 48 घंटे के अंदर वो जो है हटा दिया जाएगा। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, भारत और ब्रिटेन के संबंधों के संबंध में सत्य कथन क्या है? जी भैया थोड़ा सा भारत ब्रिटेन के आपसे, अगर आप लोग थोड़ा सा पेपर देखे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठाई, खास करके मैंने यूपी का जो देखा था, यूपी का एमपीपीसीएस में भी देखा था कि 2 देशों के संबंध में पूछ लेता है कि ये क्या करते हैं, इनमें कौन सा एमओयू साइन हुआ। ये मैं 2 बहुत क्लियर हूँ, विदेशों को लेकर के आते हैं तो उसके में है। बीपीएससी में भी 1-2 बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी मैं बहुत पुराना तो देखा नहीं, मतलब रिसेंटली जो मैं देखा हूं उस पर बताता हूँ। तो देखो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा 2030 तक, और अजय वारियर, कोंकण अभ्यास, कोबरा वारियर संयुक्त अभ्यास करते हैं। चलिए जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही जवाब क्या है।
तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर क्या, द्विपक्षीय व्यापार लगभग 36 मिलियन यूरो वित्त वर्ष करने का लक्ष्य इतने में था, जिसे दोगुना करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। तो भैया 2030 तक रखा है, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, अजय वार या नौसेना कोंकण अभ्यास नेवी अकोबरा वार बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास। तो यानी कि दूसरा कथन भी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब क्या होगा, एक तथा दो दोनों। तो यहाँ पर ए इसका सही जवाब हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो आपकी भारतीय जो है वहां पर ब्रिटेन की कुल आबादी का 3.1% आबादी का रखते हैं, यानी कि कुल जनसंख्या में 3.1% आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे ब्रिटेन में आज के डेट में। ठीक है, जो वहां लेटेस्ट सर्वे हुआ था उस हिसाब से। तीसरा, भारतीय प्रशांत इकोनॉमिक समृद्धि फ्रेमवर्क की मंत्रियों की जो है समूह की बैठक कहाँ आयोजित की? जी भैया मिनिस्ट्रियल जो है बैठक थी, मिनिस्ट्रियल ग्रुप बैठक थी, वो कहाँ आयोजित की गई बताइए। ये तीसरा था। और इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फ्रेमवर्क की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? तो बताइए भैया कहाँ आयोजित हुई? जितने लोगों ने क्या यहाँ पर सेंट फ्रांसिस्को, जी भैया अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया। और आपको पता है ये जो फ्रेमवर्क है इसमें 4 पिलर पर फोकस किया जाता है। वो होता है क्या कि कनेक्टेड इकोनॉमी हो, रेजिलियंट इकोनॉमी हो, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी हो, यानी कि एक दूसरे सब जुड़े रहें, एक दूसरे पर भरोसा करें। इकोनॉमी ऐसा क्लीन मतलब साफ सफाई नहीं है, मतलब ग्रीन टाइप का। और फेयर मतलब एक दूसरे को लेकर के फेयर रहें। ठीक है, ऐसा ना हो कि पीठ पूछे। इसमें कुल 14 देश शामिल हैं। 14 देशों का नाम आप लोग पढ़ लो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, गणराज्य, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, यहाँ पर चीन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इन 14 देशों को देखेंगे तो ये मिलकर के विश्व के 40% जीडीपी का भाग रखते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कुल वस्तु और सेवा व्यापार का 28% रखते हैं, यानी कि जीडीपी के हिसाब से विश्व के जीडीपी का 40%, वहीं जो है गुड्स एंड सर्विस के मामले में वर्ल्ड का 28% भाग रखते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर किया सैन फ्रांसिस्को जवाब दिया उससे, सैन फ्रांसिस्को आपके अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2023 का भारत फ्रांस स्थानिक डायलॉग, जी भैया इंडिया पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहां आयोजित किया गया? चलिए 2023 का पूछ रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी भैया शाम की क्लास है तो ऐसे आपको रोज 6 बजे देखने को मिलेगी। और ऐसी अन्य क्लासेज के लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो मैं बार बार कहता हूँ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां तुम्हें जो है रटने की कोशिश बिल्कुल मत करो। जैसे इतिहास में भी मैं कहता हूँ कहानी की तरह पढ़ो, लेकिन उससे कुछ पॉइंट्स तुम्हें रटने पड़ते हैं क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास चारा नहीं। ठीक है, वैसे लेकिन करंट अफेयर्स ओवरऑल पता है क्या, इसे पढ़ो, इसके पढ़ो, इसके खास करके जो कुछ पॉइंट्स है इसके क्वेश्चंस, जैसे तुमने इसके क्वेश्चंस देख लिए ना, अब इन क्वेश्चंस को क्या करो ना, तुम एक बार पढ़ लियो उसे 1-2 दिन में केवल उन क्वेश्चंस को दोबारा रिवीजन करो, क्वेश्चंस को दोबारा रिवीजन, क्योंकि तुम जो क्वेश्चन देखोगे इसके आंसर देखोगे ना तुम्हारे दिमाग में खुद चीजें सेट हो जाएंगी यहाँ माइंड में। तो इसके लिए तुम इसकी पूरी चीजों को मत पढ़ो, मैं जो बता रहा हूँ अगर उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो वेरी गुड, फिर तुम जब दोबारा टाइम मिले तो इसके क्वेश्चंस जो है ना, इन क्वेश्चंस को दोबारा फिर से आओ, इसको देखो अगेन 1-2 दिन बाद। तुम्हें वो जो पॉइंट्स मैं बताया रहूंगा ना, मैं जो पॉइंट्स बताने उसे स्किप कर दो, तुम इसी में स्किप का ऑप्शन आता नहीं आगे बढ़ाने का, आगे बढ़ा दो, कल तुम क्वेश्चन पार्ट देखो, बहुत फायदा करेगा। ये एक बार स्ट्रेटजी अपना के देखो। तो चलिए भैया यहां पर इस प्रश्न को देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित किया गया, देखो कहां पर भैया, नई दिल्ली में, यानी कहां पर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो कि 2023 का इंडियन पैसिफिक रीजनल डायलॉग था। देखो ये जो है वार्षिक यानी कि हर साल होता है और उच्च लेवल की स्थानक महत्वपूर्ण डायलॉग है, यानी कि हर साल होता है, जो स्थानीय चीजों को लेकर होता है। इसका थीम क्या था? तो थीम देखो क्या था, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स अपॉन इंडियन पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, इसे भारतीय नेवी के नॉलेज पार्टनर राष्ट्रीय मेरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा जो है आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये भारतीय नेवी के द्वारा उसकी जो एक
पार्ट है उससे जो कनेक्टेड है, क्या नाम है, राष्ट्रीय मैरीटाइम फाउंडेशन, उसने इसे किया था आईपीआरडी को आयोजित। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां आसियान रक्षा मंत्रालय मीटिंग प्लस कहां आयोजित किया गया? जी भैया, प्लस जो लिखा है उसका भी रीजन है, आप पहले बताइए। तो ये किनकी थी भैया? ये रक्षा मंत्रालयों को लेकर के आसियान देशों की थी, प्लस इसमें प्लस कुछ देश भी शामिल, इसलिए प्लस लिखा गया है। तो कहां आयोजित हुई थी आपको बताना, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है इंडोनेशिया के जकार्ता में, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ए, जकार्ता में जो है इसका आयोजित हुआ था। देखो क्या हुआ था, अगर आप पूछोगे आसियान की स्थापना 2010 में हुई थी, जिसमें आसियान देशों के अलावा इसमें 8 डायलॉग पार्टनर भी भाग लेते हैं। यानी कि जो रक्षा मंत्रालयों की आसियान प्लस की जो शुरुआत हुई थी 2010 में हुई थी, इसमें जो आसियान 10 देश हैं वो तो है, प्लस इसके अलावा 8 अन्य पार्टनर देश भी भाग लेते हैं। अब उनमें कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, इंडिया है, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस और अमेरिका है। तो रूस और कोरिया, अगर अमेरिका हटा दो तो बाकी देखोगे कि आसियान देशों के आसपास के, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपको आस पास, केवल अमेरिका है जो उस छोर से इस छोर, लेकिन पैसिफिक से उसकी भी सीमा तो लगती ही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किन देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय डायलॉग करता है? बताओ, भारत किन इन 5 में से किन देशों के साथ जो है भारत करता है? सभी के साथ, या केवल 1 3 4 के साथ, या केवल 1 2 5, या फिर 2 3 4 5? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहले स्टार्ट हुआ था एक देश के साथ, फिर बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया, अभी कितने देश है? 2 देश है, 3 देश है, 4 देश है, 5 देश है? बताइए। तो इसका सही जवाब यहां पर आपको मिलेगा। तो भैया देखो, ब्रिटेन के साथ नई दिल्ली में, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी नई दिल्ली में, और अमेरिका के साथ अभी नई दिल्ली में, यानी कि रिसेंट में हाल ही में हुआ था। और इसमें 2+2 जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, इसमें विदेश मामलों को और रक्षा मामलों में जो है बैठक होती है। 2 मामलों में 2+2 मतलब क्या? उस देश के 2 विभाग, 2 मंत्रालय, इस देश के 2 मंत्रालय बैठ के चर्चा करते हैं। और इन 5 देशों के साथ जो है भारत का क्या है, होता है क्या? 2+2 उच्च स्तरीय मंत्री डायलॉग। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? सभी, यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रूस, इन सभी के साथ होता है। भारत में किस देश के साथ खनिज सुरक्षा सहयोगी समझौता किया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। कुछ ऐसा ही प्रश्न मैंने एमपीपीसीएस के एग्जाम में 2-3 बार पूछते हुए देखा है। ठीक है, तो बताइए। अब देखो क्या था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देख लो, तुम्हें उससे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ऐसे प्रश्न पूछा, लेकिन उसे एग्जैक्टली तुम्हें बताना, तो उसके लिए तो फिर हर स्टेट का मैं लेकर के बैठूं तो पता लगे कि मैं पढ़ाऊंगा कम, आपको उसी में बता, बस मैं आपको एक तरीका, एक मॉडल बता सकता हूं कैसे प्रश्न आते हैं। वो मॉडल आप मेरे प्रश्नों में देखेंगे, इसे आप पढ़िए, निश्चिंत रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये मैं आपसे बहुत ही गारंटी के साथ कह सकता हूं, इट्स माय गारंटी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर किसी भी स्टेट का उठा लीजिए। तो बताइए यहां पर क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या, हाल ही में भारत ने अमेरिका द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे खनिज सुरक्षा सहयोग में शामिल हुआ, यानी कि भारत इसमें शामिल होने वाला नया हुआ, जिसकी प्रतिनिधित्व अमेरिका द्वारा की जा रही है, जिसका लक्ष्य क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई को सुनिश्चित करना है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, चीन द्वारा, देखो चीन इस समय क्रिटिकल मिनरल्स को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है आज के डेट में। इसने क्या किया था, एक क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर जो है रोक लगा दी थी। पूरे देशों में हाहाकार मच गया था, चीजों के दाम बढ़ने लगे थे, क्योंकि भाई बिना क्रिटिकल मिनरल्स के आप जैसे बहुत सारी जो आप रिन्यूएबल एनर्जी चीजें जो प्रोड्यूस हो रही हैं, या कुछ चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो इससे लेकर के हाहाकार मच गया था। तो इसके लिए जो है भारत अमेरिका के प्रतिनिधित्व में चीजें हो रही, इसका भारत भी भाग बना, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसे आराम से सभी देशों को मिलता रहे। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है, जी भैया, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा निर्यात होता है वो अमेरिका जाता है, और अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश है, जी भैया। यानी कि अमेरिका जो भारत जो इंपोर्ट करता है, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है रक्षा संबंधी तो अमेरिका से करता है, और भारत अपने जो निर्यात करता है उसका सबसे बड़ा अड्डा अमेरिका है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भारत और अमेरिका के संबंध में। ठीक है, तो कुछ हर ऐसे पॉइंट जहां से प्रश्न बन सकते आप देख लेते। ठीक है, और आपसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, कितना परसेंट होता है, क्या होता है, इतना डिटेल में नहीं जाता, आपसे बस बेसिक सा प्रश्न पूछता है कि ये चीज है या नहीं, ये सत्य है कि झूठ है, बताओ, पता है, आगे बढ़ो, बस यही पूछता है। द्वितीय वैश्विक दक्षिण समिट की आवाज को किस देश ने आयोजित किया? ठीक है, बताइए। द्वितीय वैश्विक दक्षिण समिट यानी कि ग्लोबल
साउथ समिट, जी भैया, ग्लोबल साउथ समिट, GSS, इसकी जो है सेकंड बैठक थी, ठीक है। कौन सी सेकंड बैठक थी? तो बताओ किस देश ने आयोजित किया? ब्राजील, इंडोनेशिया, सिंगापुर, भारत। बताइए ग्लोबल साउथ क्या होता है? ग्लोबल साउथ मतलब जब आप देखेंगे तो जो आपके साउथ साइड में देश हैं वो सारे, जैसे आपका साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, उसके बाद आप जब थोड़ा नीचे जाइए तो आपके इंडिया से जो इंडिया के रेंज में आपके जितने कंट्रीज देखोगे वो हो गए, वो सारे आपके ग्लोबल साउथ में आता है, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें आता है। तो आइए देखते हैं। तो इसका आयोजन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, यानी कहाँ हुआ? नई दिल्ली, जी भैया, भारत में नई दिल्ली में हुआ था। आइए थोड़ा जानते हैं। यहीं पर जो भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने दक्षिण की बात की। दक्षिण का बेसिकली मतलब उनका ये था कि ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिन्होंने दक्षिण की बात की, लेकिन दक्षिण का असली मतलब ये था, ठीक है। उन्होंने दक्षिण की बात की और उन्होंने सभी वैश्विक देशों को 5C की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सभी को कम्युनिकेट, कनेक्ट, ये सारी चीजों को, तो 5C की सलाह दी। और पहला जो इसका फर्स्ट हुआ था उसकी भी अध्यक्षता भारत ने ही की थी, यानी कि फर्स्ट दोनों की अध्यक्षता भारत ने ही की है। और इसमें कुल 125 देश भाग लेते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न आए तो आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं कि किसने किया, दोनों इंडिया ने, कि 125 देश भाग लेते हैं। दक्षिण की बात किस प्रधानमंत्री ने की? तो हमारे देश के। और 5C की बात भी उन्होंने की। तो दक्षिण का फुल फॉर्म क्या होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। बताइए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, यानी कि क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI, ठीक है। यहां पर बताइए कौन सा सत्य कथन है? बताओ इसका सत्य कथन क्या है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2 नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव माने योजनाएं बना, समझ सकते हो, ठीक है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक और प्राइवेट सुविधा सामाजिक स्तर पर दी जाएंगी, ठीक है। सामाजिक स्तर पर, यानी कि एक पब्लिक सेक्टर की जो सुविधाएं है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर की सुविधाएं है, सामाजिक स्तर मतलब सोसाइटल बेस पर, ठीक है, मतलब सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए दी जाएंगी। केवल एक, दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को मैं समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपके दिमाग में, मैंने बार बार करना, एक बार तुम प्रश्न समझ के, मैं तो बार बार कहता हूं प्रश्न को पढ़ने पर ध्यान दो। प्रश्न तुम समझ जाओगे ना, प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप क्वेश्चन पेपर देने बैठो एग्जाम हॉल में, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है क्वेश्चन को समझना। आप क्वेश्चन को हड़बड़ी में करते हो, आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है क्योंकि आप जल्दबाजी करते हो। तो जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन को समझो। ये सब आप अगर पढ़े हुए तो आपके यहाँ है, वहां से चुन कर निकालना है। तो आप क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड करो, तो वहां से चुन कर वो आपके उस दिमाग में से कनेक्ट होता है। कभी ट्राई कर लेना मेरी बात। तो भैया G20 नेताओं के वर्चुअल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 2 नए अवसरों को लॉन्च किया। पहला क्या था? ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, जी भैया, पहला ये था। और सोशल इम्पैक्ट फंड, ये 2 चीजों को जो है लॉन्च किया गया। इसमें क्या है? तो जो GDPIR है, जो यहाँ पे पहला वाला देख रहे हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया था। और इसके अंतर्गत अभी 16 देश के 54 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया, ठीक है। और जो आप फंड देख रहे हैं बनाया गया था ना, इसे सरकार द्वारा विभिन्न लोगों के सहयोग से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से ग्लोबल साउथ में स्थापित करने के लिए बनाया गया, ठीक है। और भारत ने अभी जिसमें $25 मिलियन का योगदान भी दिया। तो इसका सही जवाब क्या था? दोनों, जी भैया। तो दोनों कथन यहां पर जो है सत्य थे, जी भैया, दोनों कथन यहां पर सत्य थे, ठीक है। चलो आज का आखिरी प्रश्न बताओ, क्लास खत्म करते, बताइए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के संबंध में, बताइए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? बताइए। और क्लास को यहां पर खत्म करते हैं। इसे अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था। इसमें 2025 तक जो है लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें राष्ट्रीय सड़कों में 2 लाख किलोमीटर का जाल बिछाने का लक्ष्य है या, और इसके अंतर्गत 3400 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाए जाने का लक्ष्य है। बताओ, ये तो पूछ ले, क्योंकि इतने जो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें ये पूछता है शुरू कब हुआ, इसका लक्ष्य क्या है, ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतना बेसिक क्वेश्चन से कई बार पूछ चुका है आपके पेपर में। तो देखते हैं भैया इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, इसे 2019 में लॉन्च किया गया, तो बिल्कुल बात सही। इसके अंदर 2025 तक लक्ष्यों को पूरा करना, बिल्कुल बात सही है। 2 लाख किलोमीटर का सड़क निर्माण बनाना है, तो चलो सही हो गया।
1600 MMT जी भैया, जो रेल के कार्गो उसका भार कितना 1600 MMT करना है। 220 एयरपोर्ट और वाटर एयरड्रोम्स को निर्मित करना है। 225 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी बनाना है। 2.6 लाख किलोमीटर का 2.6 लाख जो ग्राम पंचायत उनको इंटरनेट से जोड़ना है। 34,500 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन का निर्माण करना है और बंदरगाहों पर प्रतिवर्ष 1759 MMT की क्षमता को विकसित करना है। तो उन चारों में से केवल सही जवाब 1 2 3 था, तो 1 2 3 जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले, यानी कि चौथा आपका गलत है कि 3400 नहीं हो जाता है। तो बेसिक साथ इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। तो सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे आप लोग को अब क्लासेस देखने को मिलेगी, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था। तो इसी साथ इस क्लास को ही समाप्त करता हूं, फिर मिलूंगा आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। सुबह की 10 बजे क्लास अगर नहीं देखते देखिए, शाम को 6 बजे अगर आप देख रहे हैं तो देखा करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से जरूर करें। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे। 10 बजे 6 बजे।